हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म किया। तो बच्चों चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बच्चों पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो बच्चों यहाँ से ये हमारी जो बुक है, जो वॉल्यूम 1 है हमारी, मेन जो है पूरी और पूरी जो आपको समझ आएगी उसका बेस बच्चों इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। यानी ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगे के सारे चैप्टर्स को समझने के लिए। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों अभी तक क्या होता था, हमने जितनी भी अकाउंटिंग करी या जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते थे वो किसी बिजनेस या फिर किसी एंटरप्राइजेस के होते थे। बच्चों अब हम थोड़े और बड़े लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं और अब हम पार्टनरशिप की जो भी अकाउंटिंग होती है वो यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है बच्चों? अभी तक हम एक या दो लोगों के जो मिलके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी अकाउंटिंग करते थे, लेकिन अब हम उसको थोड़े और बड़े स्तर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो जैसा कि पार्टनरशिप आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा बच्चों, पार्टनरशिप मीन्स ये है कि कुछ लोग मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करेंगे या एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिसे वो मिलकर आगे रन करेंगे। तो बच्चों उन्हीं की हमें अकाउंटिंग करनी सीखनी है। ठीक है बच्चों? तो चलिए आप मेरे साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स का कवर करते हैं आज। तो बच्चों चलिए मैं आपको इसके फीचर्स या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो, ऑफ पार्टनरशिप बताता हूँ। फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स तो बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, पहले नोट डाउन कोई नहीं करेगा। तो बच्चों इसके मैं आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसा कि आपको पता है पार्टनरशिप में एक वर्ड आता है पार्टनर्स। तो बच्चों पार्टनर्स एक अकेला व्यक्ति तो नहीं हो सकता, यानी पार्टनर बनने के लिए 2 और मोर पर्सन होने जरूरी है। यानी अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं कर सकता, 2 और मोर पर्सन होना ज़रूरी है। तो बच्चों ये 2 to 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। इसको हम अभी आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और बच्चों नेक्स्ट है, एक अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, वो बिज़नेस लॉफुल होना चाहिए। यानी कि कोर्ट में उस बिज़नेस को लॉफुल माना जाना चाहिए, तभी बच्चों आप वो बिज़नेस कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। बिटवीन द पार्टनर्स ये एग्रीमेंट बच्चों ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, दोनों ही माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिटन ही इसको लिया जाता है, रिटन ही होता है ये। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, कोई भी बिजनेस में मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, तो बच्चों उनका ये तो फिक्स होगा ना कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम इस प्रॉफिट को किस रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर लॉस होगा तो बच्चों इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बच्चों इसी को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों म्यूचुअल एजेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाता हूँ। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बच्चों
बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ them acting for all। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो भी चलाएगा या तो वो पार्टनर होगा या फिर सारे के सारे पार्टनर्स होंगे। यानी बिजनेस कैन बी कैरीड, चलाया जाएगा, कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे पार्टनर मिलके उस पार्टनरशिप को चलाएंगे या फिर कोई एक या दो भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उन बाकी पार्टनर्स का पूरा नाम आएगा कि ये सारे पार्टनर्स ये काम कर रहे हैं। आप समझे बच्चों? मान लीजिए हम 10 पार्टनर्स हैं, या तो हम 10 के 10 पार्टनर एकदम एक्टिव होके अपने बिजनेस को रन करें तो वो भी ठीक है, या फिर हम म्यूचुअली बात कर लें कि 10 में से 2 लोग चलो काम नहीं करेंगे, लेकिन 8 लोगों को पूरा काम करना पड़ेगा और उन 2 लोगों का काम भी करना पड़ेगा जो ये काम नहीं करना चाहते। ठीक है बच्चों? तो इसका म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है। तो बच्चों आपने फीचर और कैरेक्टरिस्टिक इसके देखे, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नोट डाउन कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। अब मान लो बच्चों कोई दो लोग मिलके, आप या आपका फ्रेंड मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो पार्टनरशिप में। ठीक है बच्चों? तो ऐसे टाइम पे आपके कुछ राइट्स भी होते हैं। राइट्स भी होते हैं बच्चों पार्टनर्स के। तो क्या क्या राइट्स होते हैं? तो आप मेरे साथ लिखिए। नंबर 1, तो बच्चों अभी मेरे साथ मत लिखिए आप, मैं आपको पहले ये पूरे राइट्स समझा देता हूँ, उसके बाद आप एट द एंड इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहला राइट जो होता है बच्चों, टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो। मीन्स जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो उस टाइम पे बच्चों उनके बीच एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ही एग्री हुआ होगा या फिर पहले से उन्होंने उसके बारे में डिस्कस किया होगा। मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं ये रहा राम है और यहाँ पे ये श्याम है। तो बच्चों ये बिज़नेस एक स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम ये बोलते हैं कि हमें जो भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस अगर होता है तो उसको हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मीन्स अगर हमें 2 रुपये का या अगर हमें 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 2 रुपये राम रख लेगा और 1 रुपये श्याम रख लेगा। या अगर हमको प्रॉफिट होता है 6 रुपीज़ का तो 4 रुपीज़ इसके और 2 रुपीज़ इसके। समझे बच्चों? इसी को बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इनके बीच में बच्चों पहले ही तय हो जाता है जब ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर नंबर 2 है बच्चों, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बच्चों जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सके। कुछ पार्टनर होते हैं बच्चों, जैसे उनको डॉर्मेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है, जो कि बिजनेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन फिर भी उनको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। तो ऐसे लोग ये चीज़ ज़्यादा करते हैं, वो इंस्पेक्ट करवाते हैं कि कहीं हमारे बाकी पार्टनर्स ने हमसे झूठ बोलकर तो हमें कम प्रॉफिट तो नहीं दिया। तो बच्चों वो ये चीज़ करवाते हैं। ठीक है? तो उनको राइट होता है कि वो बुक चेक कर सकते हैं, सारे अकाउंट्स जो भी मेंटेन किए गए थे वो सारे अकाउंट्स चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि असल में इतना ही प्रॉफिट हुआ था कि कितना हुआ था। ठीक है बच्चों? तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट राइट होता है। थर्ड है बच्चों, कंसल्टेड अबाउट
द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है बच्चों आपस में सारी बातें क्लियर होंगी, जो जो बिजनेस रिलेटेड चल रहा होगा, या फिर सबको ये बातें बताई जाएगी जितने भी पार्टनर्स हैं, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो। स्लीपिंग पार्टनर बच्चों ऐसा पार्टनर होता है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वो पार्टनर होता है बच्चों जो पार्टनर होता है किसी कंपनी का, उसको प्रॉफिट भी मिलता है लेकिन वो काम नहीं करता। इस बेस पे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा कम रख दिया जाता है, या फिर जो नेक्स्ट पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है उसको एक सैलरी या उसको एक कमीशन दे दी जाती है। इस तरीके की चीज़ें होती है बच्चों। तो बच्चों सबको पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चल रहा है और किस हिसाब से हम स्टेप्स ले रहे हैं। ये भी उनका बच्चों एक राइट होता है। एक और राइट है बच्चों, टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बच्चों रिटायर हो सकते हैं वो फर्म से, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बच्चों उनको रिटायर होने से पहले या फिर रिटायर होने के बाद, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, यानी कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नोटिस नहीं देता तो उसको रिटायर नहीं माना जाएगा, वो अभी भी लायबल होगा। कंपनी के जो भी लाइबिलिटीज़ या जो भी एसेट्स या कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो अभी भी उस चीज़ के लिए लायबल माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी इनका एक राइट होता है कि वो कभी भी बिजनेस से रिटायर हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा अपने बाकी पार्टनर्स को। लास्ट बच्चों 2, डिसअलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये वाला राइट बच्चों इनका बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, ये पूछा भी जाता है कई बार। मान लो बच्चों 3 लोग पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। 3 लोग पार्टनर हैं। अब ये तीनों लोग पार्टनर हैं और इसने सी है, ये सी, इसने बोला कि मेरा एक दोस्त है जो कि हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है या हमारे बिज़नेस में पार्टनर बनना चाहता है, तो क्या हम उसे अंदर बुला लें, यानी अपना पार्टनर बना लें? तो सी कह देता है ठीक है बना लो पार्टनर, बी कह देता है ठीक है बना लेते हैं पार्टनर। लेकिन अगर ए ने मना कर दिया तो ये पार्टनर नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर हैं, अगर उनमें से कोई एक पार्टनर भी अलाउ नहीं करता एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका राइट होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने राइट समझा। अब एक टर्म मेरे को आपको समझानी है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बच्चों ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है। चलो बच्चों पहले मैं इसको आपको इसके मीनिंग लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं ये समझा दूंगा। पार्टनरशिप comes into existence by an oral or written agreement। ये बात हमने पहले बच्चों जान ली थी फीचर्स में। मैंने आपको वहाँ ये बात बताई थी कि ज़्यादातर हम रिटन एग्रीमेंट को ही मानते हैं, यानी it is better to have a written agreement to avoid any disputes। मतलब बच्चों ओरल और रिटन 2 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा बढ़िया या ज़्यादा बेटर माना जाता है।
इससे हम काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो, क्योंकि बच्चों ओरली कोई बात बोलना और वो चीज़ रिटर्न में होना, तो रिटर्न को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ। मान लो इस पेज पे मैंने लिखा कि राम और श्याम ये दोनों पार्टनर्स हैं और ये दोनों 3:2 में पार्टनर्स हैं, और मैंने यहाँ पे और कई सारी बातें लिखी कि अगर कोई चाहे तो वो रिटायर हो सकता है, और हमने लिखा लास्ट में कि आफ्टर 10 ईयर ये बिज़नेस जो है हमारा या पार्टनरशिप जो है वो हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये सब बातें बच्चों हमने इस एक पेज पे लिखी। तो बच्चों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने एक पेज पे दी है, दिस इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बताऊं तो पार्टनरशिप डीड वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर्स की और उनके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और वो फ्यूचर में क्या क्या काम कैसे कैसे करने वाले हैं उन सब चीज़ों के बारे में लिखा होता है। अभी आगे इसके और हम कुछ चीज़ें समझेंगे, लेकिन पार्टनरशिप डीड को आप समझ गए, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये जो कि सारे पार्टनर्स द्वारा साइन किया गया होता है। फ्यूचर में आने वाले कोई भी डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप कोर्ट में शो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप पार्टनरशिप डीड समझ गए होंगे। तो आप अब राइट ऑफ पार्टनर्स और ये पार्टनरशिप डीड नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों कुछ मुझे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है। कुछ चीज़ें हैं बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट क्लॉजेज हैं बच्चों, तो ये आपको समझाना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट बच्चों मैं आपको यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ वो अभी जो मैंने आपको पीछे एक पार्टनरशिप डीड का पेज बना के या फिर एक डॉक्यूमेंट बना के जो दिखाया था बच्चों, तो इसके अंदर क्या क्या नोट डाउन होता है बच्चों, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये हमारी एक पार्टनरशिप डीड है। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है, इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है वो समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों इसमें होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस किस टाइप का है और क्या बिजनेस है। और इसमें होता है बच्चों फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बारे में बच्चों इसमें सारी जानकारी होती है कि कौन कौन पार्टनर हैं और क्या उनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें होता है बच्चों कि उन्होंने कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करी। बच्चों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो लगानी पड़ेगी, तो यही इसमें लिखा होता है कि कौन से पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है। फिर बच्चों अगर कैपिटल लगाई है तो उनको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स के ऊपर भी बच्चों अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं तो उनको बिजनेस को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये बात भी इस पार्टनरशिप डीड में ही लिखी होती है। और है बच्चों रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को
रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में बच्चों आप सैलरी या कमीशन समझ सकते हो। मैं इस यहाँ लिख देता हूँ, सैलरी या फिर कमीशन। बच्चों इसका सबसे एग्जाम्पल अच्छा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था, डोरमेंट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर के बीच में। एक्टिव पार्टनर बच्चों बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को रन करता है, जबकि डोरमेंट पार्टनर भी पार्टनर ही होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता बिजनेस में। तो बच्चों दो लोग हैं, मान लेते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों के दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर है, एक बिजनेस को दोनों रन करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम करता है और ये कम काम करता है। तो बच्चों ऐसे में ये कुछ बोलेगा नहीं, ये ज़्यादा काम करता है और ये बहुत कम काम करता है। तो ये एक दिन इसके पास जाता है, बोलता है कि देख भाई, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों का रेशियो सेम है 1:1, तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूं? तो ऐसे में ये पार्टनर बोलता है चल ठीक है, मैं तो सुधर नहीं सकता, ऐसा कर, तू जिस हिसाब से काम कर रहा है करते रहे, इसके बदले मैं तुझे साल के एंड में पूरी एक कमीशन दे दूंगा। ये इनकी फ़िक्स हो सकती है बच्चों, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ये इनकी कुछ भी फिक्स हो सकती है। तो बच्चों ये रेमुनरेशन है पार्टनर की। 6th है बच्चों, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में ये शो होता है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो बच्चों आप समझ गए, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने समझानी थी छोटी छोटी बातें, या फिर आप कह सकते हो इस चैप्टर की थ्योरेटिकल बातें। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने जाना कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर हमारे चीज़ें या हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि बिज़नेस में या पार्टनरशिप स्टार्ट करते टाइम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती। तो उस केस में क्या होता है, तो मेरे साथ साथ आप लिखिए, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, साइलेंट या फिर ना होना बच्चों एक ही बात है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कुछ बातें होती है बच्चों, इंपॉर्टेंट बातें हैं। लाइक सबसे पहले जो आपका शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिटवीन पार्टनर्स विल बी इक्वल। वो इक्वल होगी बच्चों 1:1, या जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे इक्वल पार्टनर होंगे बच्चों। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि पार्टनर को प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उनको इक्वली बांटना है, ठीक है बच्चों। सेकंड, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो आपको 6% पर एनम पे करना पड़ेगा। ये वाली बात बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान में रखना, 6% पर एनम। ये हम क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। थर्ड होती है बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट पेड और चार्ज्ड बाय द पार्टनर्स। यानी अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो पार्टनर्स ना ही कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे और ना ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वो ये चीज़ करते हैं तो उनकी पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ शो होनी चाहिए कि उन्हें इस रेट से इंटरेस्ट देना है या इस रेट से उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये चीज़ें नहीं पे करनी या नहीं रिसीव करनी, ठीक है बच्चों। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं, पहले हमने ये समझा। फिर हमने ये समझा कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या फिर एब्सेंट हो, आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर एब्सेंट हो, तब हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो वो ये चीज़ें हैं।
ठीक है बच्चों, हमने काफ़ी अपना थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म किया। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर ये चैप्टर थ्योरेटिकल है पूरा? तो नहीं बच्चों, इसमें हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी आगे जाके। तो हमें इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं उनमें से एक अकाउंट है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि ये नॉमिनल नेचर का होता है बच्चों। क्लास 11th में हमने सीखा था ना, रियल नॉमिनल बच्चों, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। सेम टी शेप अकाउंट होता है बच्चों, ये जो हमने सीखा हुआ है 11th क्लास में, काफ़ी बार हमने बनाए हैं, ये भी वैसा ही होता है बच्चों। इस फॉर्मेट को या इस अकाउंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। हमने क्लास 11th में बच्चों एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट, जिसमें बच्चों हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई थी बच्चों। वहाँ पे हमने वो चीज़ें सीखी थी। तो बच्चों ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उस टाइम, वहाँ पे जो लॉस या प्रॉफिट हम मेंटेन करते थे या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हम कैलकुलेट करते थे, ये बच्चों उसी का यहाँ पे एक एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, यानी जो हम वहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे वही नेट प्रॉफिट इधर आ जाता है बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में लिख सकते हो आप नेट प्रॉफिट। ये वो वाला नेट प्रॉफिट होता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो बच्चों वो यहाँ पे शो होता है। अच्छा बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ रहा है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इधर रिकॉर्ड करना होता है अगर हमने पे किया है तो। ठीक है बच्चों, उसके अलावा अगर हमने कोई रेम्युनरेशन दी है टू पार्टनर तो वो भी हमको यहाँ शो करना पड़ता है। रेम्युनरेशन से मतलब है बच्चों सैलरी या फिर कमीशन। फिर से रेम्युनरेशन टू पार्टनर, यहाँ पे कमीशन। तो बच्चों यहाँ पे उस चीज़ को हमें यहाँ पे शो करना पड़ता है। फिर बच्चों कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि आपको कुछ पैसा रिज़र्व में बचा के रखना है, तो वो चीज़ें भी बच्चों हमको यहीं पर ट्रांसफ़र टू रिज़र्व नाम से कर लेना पड़ता है। ये वाला पॉइंट बच्चों जब आएगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट जब आएगा तो। फिर बच्चों ये ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन और फिर इसकी टोटलिंग की जाती है। ज़्यादातर ऐसा होता है 99 क्वेश्चनों में बच्चों 100 आउट ऑफ 100 99 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपका इस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा और इस तरफ का टोटल ज़्यादा होने की वजह से आपको यहाँ पे 2 प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र बचेगा बच्चों। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लॉस आ जाएगा, तो क्या सर हम लॉस ट्रांसफ़र लिख दें इसको? अगर सर कभी ऐसा होगा तो एक क्वेश्चन में अगर सर ऐसा हो जाए कि यहाँ का टोटल ज़्यादा हो जाए और यहाँ का टोटल कम हो, तो क्या हम लॉस ट्रांसफ़र लिख सकते हैं इस चीज़ को? तो बच्चों अभी मार्क कर लो कि आपको लॉस ट्रांसफ़र कभी भी नहीं लिखना। ऐसा क्यों, ये हम सीखेंगे बच्चों जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। आगे आने वाले 1-2 क्लासेस में बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन आएगा ज़रूर, या मैं कराऊंगा, जिसमें हमें लॉस हो रहा होगा बच्चों, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे टाइम पे हमें क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, यानी किस तरीके से उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन बच्चों कभी भी लॉस ट्रांसफ़र हमें नहीं लिखना। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा होगा नहीं, हमेशा आपका प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में लॉस आ रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, ये हम आगे आने वाले कुछ क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आज हमने अपना काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म कर लिया।
अब हमें छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है बच्चों, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने एनपीओ अगर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, तो आप आराम से प्लेलिस्ट में जाके सारे उसके पार्ट पढ़ सकते हैं, और ये चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको कोई भी अगर इसमें कुछ भी चीज़ में दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चों यहीं से इस बुक की मेन बेस स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।